एमसीयू ने हमें सिनेमा हिस्ट्री के कुछ सबसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स दिए हैं। जब आयरन मैन ने पहली बार अपना सूट पहना, जब हल्क ने लोकी को जमीन पर पटक पटक कर मारा, और जब एवेंजर्स पहली बार न्यूयॉर्क में एक साथ खड़े हुए, जब थॉर वकांडा में उतरा और जब कैप्टन अमेरिका ने म्यूनिर उठाया। ये वो मोमेंट्स हैं जिन्हें देखकर फैंस थिएटर में चीयर्स करने लगे थे। और सच कहूँ, इसी वजह से हम एमसीयू से इतना प्यार भी करते हैं, क्योंकि जब मार्वल कुछ सही करता है तो वो हिस्ट्री बन जाती है। लेकिन हर आइकॉनिक मोमेंट के साथ कुछ ऐसे मोमेंट्स भी थे जिनसे फैंस को उतनी ही बड़ी उम्मीदें भी थी। सालों तक थियरीज बनी, फैन आर्ट्स बने, कॉमिक्स ने उन मोमेंट्स को लेजेंडरी बना दिया और फैंस वेट करते रहे कि कब वो दिन आएगा जब हम बड़े स्क्रीन पर ये सब मोमेंट्स को देखेंगे। लेकिन जब वो मोमेंट फाइनली आए तो कुछ मिसिंग था। कई फाइट्स जल्दी खत्म हो गई, कई कैरेक्टर को पोटेंशियल वेस्ट हो गया, कहीं तो पूरी स्टोरी लाइन ही आधी अधूरी रह गई। आज हम बात करेंगे एमसीयू के ऐसे 10 मोमेंट की जो शायद मार्वल हिस्ट्री के सबसे एपिक मोमेंट बन सकते थे, लेकिन वो मोमेंट्स ने आखिर में फैंस को निराश करा। लिस्ट की शुरुआत करते हैं उस फाइट से जिसका फैंस ने लगभग 6 साल तक इंतजार करा, हल्क वर्सेस थैनोस। जब एवेंजर्स 2012 में पहली बार रिलीज हुई, तभी से हल्क एमसीयू का सबसे पावरफुल हीरोज में से एक हो गया। और फिर धीरे धीरे मार्वल ने इन्फिनिटी स्टोन्स और थैनोस का बिल्डअप शुरू करा। हर मूवी के साथ फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ने लगा, और जब इन्फिनिटी वॉर अनाउंस हुई तब लगभग हर फैंस के दिमाग में एक सवाल जरूर आया, हल्क और थैनोस की फाइट कब होगी। क्योंकि कॉमिक में जब भी ये दोनों टकराए हैं तब डिस्ट्रक्शन गारंटीड था। एक साइड पर मार्वल का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो और दूसरी साइड पर मार्वल का सबसे बड़ा विलन। फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फिनिटी वॉर में हमें एक ब्रूटल, लेंथी और मेमोरेबल फाइट देखने को मिलेगी, और मूवी की ओपनिंग हमें एग्जैक्टली वही प्रॉमिस भी कर रही थी। एसगार्डियन शिप, डेड बॉडीज, लोकी, थॉर और बीच में खड़ा थैनोस। जब हल्क ने एंट्री ली, पूरा थिएटर चीयर करने लगा था। सबको लगा अब शुरू होगी वो फाइट जिसका इंतजार हम सालों से कर रहे थे। लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। थैनोस ने हल्क को बुरी तरीके से हरा दिया, और उसके बाद हल्क पूरी मूवी में कभी दोबारा सामने ही नहीं आया। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हल्क हार गया, प्रॉब्लम ये थी कि उसके बाद हमें पे ऑफ ही नहीं मिला। अगर हम इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दोनों को मिला भी दे तो हल्क को थैनोस के खिलाफ प्रॉपर रीमैच ही नहीं मिला। कॉमिक में हल्क कई बार थैनोस से टकरा चुका है, कभी जीता कभी हारा, लेकिन फाइट हमेशा लेजेंडरी रही। एमसीयू अगर चाहता तो एंड गेम के फाइनल बैटल में हल्क को एक रिडेम्पशन आर्क मिल सकता था, एक प्रॉपर रीमैच, एक ऐसा मोमेंट जहां हल्क अपना बदला लेता, लेकिन वो कभी हुआ ही नहीं। और इसी वजह से हल्क वर्सेस थैनोस एमसीयू का पहला बड़ा वेस्टेड मोमेंट बन गया। और यही से आगे आती है हमारी अगली स्टोरी, प्लैनेट हल्क। अगर आप कॉमिक रीडर्स से पूछो कि हल्क की सबसे पॉपुलर स्टोरी लाइन कौन सी है, तो बहुत सारे फैंस एक ही नाम लेंगे, प्लैनेट हल्क। ये स्टोरी इतनी पॉपुलर थी कि फैंस सालों तक इसके एडेप्टेशन का वेट करते रहे। स्टोरी सिंपल थी, अर्थ के हीरोज हल्क को इतना डेंजरस समझने लगे कि वो उसे एक स्पेसशिप में बिठाकर दूसरे प्लेनेट भेज देते हैं, जहां हल्क को सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ा था। और धीरे धीरे वो एक स्लेव से किंग बन जाता है, पूरे प्लेनेट का चैंपियन, पूरे प्लेनेट का हीरो। लेकिन हल्क जिस प्लेनेट पर पहुंचता है वो कोई पीसफुल जगह नहीं थी, वो ग्लैडिएटर्स की दुनिया थी। ऑनेस्टली ये स्टोरी लाइन एक पूरी ट्रायलॉजी डिजर्व करती है, लेकिन एमसीयू ने क्या किया, थॉर रैग्नारोक में इस स्टोरी लाइन के कुछ एलिमेंट्स उठाए, ग्लैडिएटर हल्क, ग्रैंड मास्टर, अरेना, और बस जो कॉमिक स्टोरी लाइन 100 ऑफ पेजेस तक चली थी उसे कुछ ही सीन्स में कंप्रेस कर दिया। और गलत मत समझना, थॉर रैग्नारोक एक एंटरटेनिंग मूवी है, लेकिन प्लैनेट हल्क एडेप्टेशन नहीं है। प्लैनेट हल्क के इमोशनल मोमेंट्स, वॉर बाउंड, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, हल्क का लीडरशिप आर्क, उसकी लव स्टोरी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब गायब था। मैं जानता हूँ उस टाइम पे यूनिवर्सल के साथ हल्क के राइट्स को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे थे, लेकिन मार्वल चाहता तो वो सोनी के साथ जिस तरीके के स्पाइडरमैन की डील करी, उसी तरीके से यूनिवर्सल के साथ हल्क की डील भी करके हल्क की सोलो मूवी ला सकते थे। अब अगला नाम शायद कैजुअल एमसीयू फैंस को सरप्राइजिंग लगे, लेकिन कॉमिक रीडर्स इसे समझ जाएंगे, ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर। आज एमसीयू में ड्रैक्स को देखकर लोग हंसते हैं, और जेम्स गन ने इंटेंशनली उस कैरेक्टर को सिर्फ कॉमेडी रिलीफ के लिए रखा। लेकिन कॉमिक्स में ड्रैक्स एक जोक नहीं है, ड्रैक्स का पर्पस ही थैनोस को मारना था। उसकी पूरी आइडेंटिटी, उसका पूरा कैरेक्टर आर्क थैनोस से ही जुड़ा हुआ था। इसी वजह से जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी इंट्रोड्यूस हुई, फैंस का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि ड्रैक्स की फैमिली को रोनन और थैनोस की वजह से खत्म हो गई थी, और लग रहा था कि धीरे धीरे मार्वल एक रिवेंज स्टोरी लाइन बिल्ड कर रही है। लेकिन फिर वो स्टोरी लाइन कभी आई ही नहीं। इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम दोनों में ड्रैक्स मौजूद था, थैनोस भी था, लेकिन उन दोनों के बीच मीनिंगफुल कन्फ्रंटेशन हुआ ही नहीं, ना इमोशनल पे ऑफ, ना रिवेंज, ना क्लोजर। और ये बात और भी डिसअपॉइंटिंग हो जाती है जब आप कॉमिक्स को देखते हो, क्योंकि कॉमिक्स में ड्रैक्स और थैनोस का रिलेशनशिप हल्क और थैनोस की तरह ही आइकॉनिक माना जाता है।
एमसीयू अगर चाहता तो एंड गेम में ड्रैक्स को एक इमोशनल मोमेंट दे सकता था, एक कन्फ्रंटेशन, एक डायलॉग, एक रिवेंज सीक्वेंस, कुछ भी, लेकिन वो कभी हुआ ही नहीं। और इसी वजह से ड्रैक्स वर्सेस थैनोस एमसीयू के सबसे बड़े मिस्ड अपॉर्चुनिटीज में से एक बन जाती है। अब नंबर 7 पे आता है क्विक सिल्वर। आज अगर आप किसी एमसीयू फैन से पूछो कि मार्वल का सबसे जल्दी वेस्ट किया गया कैरेक्टर कौन सा था, तो बहुत सारे लोग एक ही नाम लेंगे, क्विक सिल्वर। और ऑनेस्टली उनके पास इसके लिए अच्छा रीजन भी है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब पिएट्रो मैक्सिमोफ इंट्रोड्यूस हुआ तो फैंस का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा था। सुपर स्पीड पावर्स, अमेजिंग एक्शन पोटेंशियल और स्कारलेट विच के साथ इमोशनल सिबलिंग डायनामिक, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त फॉक्स के पास एक्समैन के राइट्स थे और वहीं पर एक और क्विक सिल्वर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। और सच कहे तो उसने ऑडियंस का दिल ऑलरेडी जीत लिया था। डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का किचन वाला सीन और अपोकलिप्स का मेंशन रेस्क्यू सीक्वेंस आज भी सुपर हीरो सिनेमा के ग्रेटेस्ट स्पीडस्टर मोमेंट्स में से एक काउंट होता है। इसी वजह से फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एमसीयू भी अपना क्विक सिल्वर को धीरे धीरे डेवलप करेगा, लेकिन मार्वल ने कुछ और ही डिसाइड कर लिया था। कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, थोड़ा डेवलपमेंट भी मिला और उसी मूवी में मर गया बस। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, कैरेक्टर को ग्रो करने का मौका ही नहीं मिला। स्कारलेट विच एमसीयू के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक बन गई, लेकिन पिएट्रो का पोटेंशियल कभी एक्सप्लोर ही नहीं हुआ। इमेजिन अगर क्विक सिल्वर इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम तक जिंदा रहता, उसकी स्पीड बैटल्स, उसका एवेंजर के साथ इंटरेक्शन और वंडा के साथ इमोशनल मोमेंट्स, ये सब एमसीयू को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए चली गई। यहीं से हमारा अगला मोमेंट आता है स्कारलेट विच वर्सेस इल्यूमिनाटी। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज होने से पहले फैंस की एक्साइटमेंट स्काई हाई थी। रीजन सिंपल था, मल्टीवर्स। और मल्टीवर्स का मतलब था एंडलेस पॉसिबिलिटीज। और जब ट्रेलर में हमें प्रोफेसर एक्स की वॉइस सुनाई दी तो इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड कर गया। सबको लगने लगा कि हमें मार्वल हिस्ट्री का सबसे लेजेंडरी सीक्वेंस देखने को मिलेगा। और फिर मूवी में एंट्री हुई इल्यूमिनाटी की। प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, रीड रिचर्ड्स, ब्लैक बोल्ट, कैप्टन कार्टर और कैप्टन मार्वल। कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप है। ये वो लोग हैं जो कॉस्मिक लेवल के थ्रेट को हैंडल करते हैं। फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें एक माइंड ब्लोइंग बैटल देखने को मिलेगी। रीड की इंटेलिजेंस, जेवियर की टेलीपैथी, ब्लैक बोल्ट की डेवास्टेटिंग वॉइस और वंडा के अगेंस्ट टीम वर्क। लेकिन हुआ क्या, वंडा ने लगभग सबको कुछ ही मिनट में मार दिया। ब्लैक बोल्ट को प्रॉपर फाइट ही नहीं मिली। रीड रिचर्ड्स भी फाइट शुरू होने से पहले ही नूडल बन गया। प्रोफेसर एक्स भी जल्दी खत्म हो गए। प्रॉब्लम ये थी कि फाइट को उस पोटेंशियल तक ले ही नहीं जाया गया। कॉमिक्स में इन कैरेक्टर्स के बीच में एक बैटल पूरी इवेंट बन सकती है, लेकिन एमसीयू ने एक शॉर्ट सीक्वेंस बना दिया। और इसी वजह से स्कारलेट विच वर्सेस इल्यूमिनाटी फैंस के लिए एक ह्यूज मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन गई। अब आता है नंबर 5 पे, गॉर द गॉड बुचर। कभी कभी मार्वल के पास परफेक्ट विलन होता है, लेकिन उसका पूरा पोटेंशियल वो कभी यूज ही नहीं कर पाते। और गॉर द गॉड बुचर उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कॉमिक रीडर्स जानते हैं कि गॉर मार्वल के ग्रेटेस्ट विलन्स में से एक है। एक ऐसा विलन जिसने हजारों सालों तक गॉड्स का शिकार करा, जिसने पूरे यूनिवर्स में टेरर फैलाया और जिसने थॉर को उसके लिमिट्स तक पुश कर दिया। उसकी कॉमिक स्टोरी लाइन डार्क है, ब्रूटल है और इमोशनली पावरफुल भी। और जब मार्वल ने अनाउंस किया कि क्रिश्चियन बेल गॉर का रोल प्ले करेंगे तो फैंस का एक्साइटमेंट और ही लेवल पे चला गया। मूवी रिलीज हुई और सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या थी, हमें गॉर का बुचर वाला आर्क दिखाया ही नहीं गया। मूवी का नाम था थॉर लव एंड थंडर और विलन का नाम था द गॉड बुचर, लेकिन स्क्रीन पर उसने बहुत कम गॉड्स को मारा। उसने लगभग किसी को मारा ही नहीं। ऑडियंस को बताया गया कि गॉर डेंजरस है, लेकिन हमें प्रॉपर्ली दिखाया ही नहीं गया और यही प्रॉब्लम थी। कॉमिक्स में गॉर एक हॉरर विलन की तरह फील होता है, एमसीयू में वो काफी अंडर यूज्ड हो गया। इमेजिन अगर मूवी थोड़ी और डार्कर होती, अगर हमें और गॉड्स को मारते हुए दिखाया जाता और गॉर को और स्क्रीन टाइम मिलता, तो शायद आज लोग उसे एमसीयू का ग्रेटेस्ट विलन मानते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी वजह से गॉर द गॉड बुचर इस लिस्ट में इतना ऊपर आता है। अब नंबर 4 पे आता है थॉर वर्सेस हल्क का रीमैच। अगर एमसीयू की सबसे पुरानी फ्रेंडली राइवलरी की बात करें तो उसमें थॉर वर्सेस हल्क जरूर आता है। ये राइवलरी द एवेंजर्स से शुरू हुई थी। हेलिकैरियर फाइट, न्यूयॉर्क बैटल और उसके बाद एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। हर मूवी में दोनों के बीच एक फ्रेंडली कंपटीशन देखने को मिलता है। और फिर आई थॉर रैग्नारॉक, जहां ट्रेलर में सिर्फ एक ही चीज को सेल करा जा रहा था, थॉर वर्सेस हल्क। फैंस एक्साइटेड थे क्योंकि फाइनली हमें एक प्रॉपर रीमैच मिलने वाला था। और ऑनेस्टली फाइट की शुरुआत अमेजिंग थी। अरेना, क्राउड, ग्रैंड मास्टर और बीच में खुद मार्वल के दो सबसे पावरफुल हीरो। लेकिन फिर वही हुआ जो एमसीयू में हर बार होता है, फाइट का पूरा पे ऑफ नहीं मिला। जब फाइट अपने पीक पर पहुंच चुकी थी तब ग्रैंड मास्टर ने अपने डिवाइस को यूज करके थॉर को ऑलमोस्ट रोक दिया और फिर कभी हमें पता ही नहीं चला कि जीता कौन, थॉर या हल्क। कॉमिक्स में इन दोनों की फाइट्स लेजेंडरी है, कभी थॉर जीतता है कभी हल्क, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलता है। एमसीयू ने फैंस को एक रीमैच तो दिया, लेकिन एक प्रॉपर रीमैच नहीं दिया।
और इसी वजह से थॉर वर्सेस हल्क रीमैच भी एक बड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन गया। अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 3 में, और ऑनेस्टली ये मोमेंट आज भी एमसीयू फैंस को डिवाइड करती है, स्मार्ट हल्क या प्रोफेसर हल्क। इन्फिनिटी वॉर के एंड में हल्क की सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग थी। थैनोस से बुरी तरीके से हारने के बाद हल्क बाहर ही नहीं आना चाहता था। पूरी मूवी में ब्रूस बैनर और हल्क के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड होता रहा, और फैंस को लग रहा था कि एंड गेम में इसका मैसिव पे ऑफ मिलेगा। कई थियरीज चल रही थी, और कुछ लोग मान रहे थे कि हल्क और ब्रूस बैनर मर जाएंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि हल्क और भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म में वापस आ जाएगा, और कुछ फैंस वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की भी उम्मीद लगाकर बैठे थे। लेकिन एंड गेम ने क्या किया, जिस ट्रांसफॉर्मेशन का बिल्टअप पूरी इन्फिनिटी वॉर में हुआ था वो ऑफ स्क्रीन कर दिया। जब हम ब्रूस को दोबारा मिलते हैं तब वो ऑलरेडी स्मार्ट हल्क बन चुका होता है। ना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया, ना स्ट्रगल, ना इमोशनल जर्नी, सब कुछ स्क्रीन के बाहर ही हो चुका था। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। कॉमिक्स में प्रोफेसर हल्क का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये ब्रूस और हल्क के बीच में सालों के कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट था, लेकिन एमसीयू ने इस मोमेंट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया, सिर्फ डायलॉग के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया गया। इमेजिन अगर एंड गेम में हमें ब्रूस और हल्क के माइंड के अंदर एक बैटल देखने को मिलती, एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन, और उसके बाद स्मार्ट हल्क का बर्थ होता। ये एमसीयू के ग्रेटेस्ट कैरेक्टर मोमेंट्स में से एक बन जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैंस को उस ट्रांसफॉर्मेशन का पे ऑफ कभी देखने को ही नहीं मिला। अब बढ़ते हैं नंबर 2 पे, एडम वॉरलॉक। आज भी कई कॉमिक फैंस मानते हैं कि एडम वॉरलॉक एमसीयू का सबसे बड़ा वेस्टेड अपॉर्चुनिटी है, और इसकी वजह समझना बहुत आसान है। इन्फिनिटी सागा के दौरान मार्वल लगातार इन्फिनिटी स्टोन्स का बिल्डअप कर रहा था, और कॉमिक रीडर्स को लग रहा था कि सूनर और लेटर एडम वॉरलॉक जरूर आएगा, क्योंकि कॉमिक्स में इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थैनोस नहीं था, वो एडम वॉरलॉक था। वो मास्टरमाइंड था, वो स्ट्रेटेजिस्ट था, और फाइनल विक्ट्री में भी उसका बहुत बड़ा रोल था। और फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी। आयशा ने अनाउंस किया एडम, और उस दिन से फैंस वेट करने लगे इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और एडम वॉरलॉक का। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। इन्फिनिटी सागा खत्म हो गई, थैनोस मर गया, और एडम वॉरलॉक कभी दिखा ही नहीं। जिस कैरेक्टर को कॉमिक्स में थैनोस की स्टोरी का मेजर पार्ट माना जाता है, वो एमसीयू में थैनोस के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। और जब फाइनली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में एडम आया, तब उसका रोल काफी लिमिटेड था। अब फ्यूचर में मार्वल उस कैरेक्टर को और डेवलप कर सकता है, लेकिन इन्फिनिटी सागा वाला जो चांस था वो हमेशा के लिए चला गया, और इसी वजह से एडम वॉरलॉक इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। और अब बात करते हैं उस मोमेंट की जिसे मैं पर्सनली एमसीयू की सबसे बड़ी वेस्टेड अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। सिर्फ टाइटल सुनते ही फैंस के दिमाग में कई इमेजेस आने लगी थी। इनफाइनाइट यूनिवर्स, डिफरेंट एवेंजर्स, डिफरेंट विलन्स, ऑल्टरनेट रियलिटीज, क्रेजी कैमियोज और प्योर केओस। कॉमिक्स में जब भी मल्टीवर्स के इवेंट्स होते हैं तो स्केल अनइमेजिनेबल होता है। एंटायर यूनिवर्स कोलाइड कर रहा होता है, डजन्स ऑफ ऑल्टरनेट हीरोज दिखाए जाते हैं, रियलिटी खुद टूटने लगती है। और जब मार्वल ने अनाउंस किया कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आ रही है, तो फैंस ने भी कुछ ऐसा ही इमेजिन किया। लेकिन मूवी देखने के बाद बहुत सारे फैंस को लगने लगा कि पोटेंशियल को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट ही नहीं कराया गया, बीच में कहीं ना कहीं गैप रह गया है। हाँ, मूवी में कुछ इंटरेस्टिंग यूनिवर्सेस थे, लेकिन इल्यूमिनेटी सीक्वेंस काफी डिसअपॉइंटिंग था। टाइटल जितना एम्बिशियस था, मूवी उतनी एम्बिशियस फील नहीं हुई। फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मल्टीवर्स का कंसेप्ट पूरी तरीके से एक्सप्लोर कराया जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ उसकी एक छोटी सी झलक दिखाई गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, स्पाइडरमैन नो वे होम के मल्टीवर्स के कंसेप्ट के बाद फैंस को और ज्यादा उम्मीद और एक्साइटमेंट हो गई थी। इसी वजह से एक्सपेक्टेशंस और भी हाई हो गई थी। मार्वल के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक ऐसा सिनेमैटिक इवेंट क्रिएट करे जो इन्फिनिटी वॉर के स्केल को टच कर सके, लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाई। मूवी बुरी नहीं थी, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसका पोटेंशियल उससे ज्यादा बड़ा हो सकता था, और इसी वजह से ये एमसीयू की सबसे बड़ी वेस्टेड अपॉर्चुनिटी में से एक बन जाती है। ये थे एमसीयू के 10 ऐसे मोमेंट जो मार्वल हिस्ट्री के सबसे एपिक मोमेंट बन सकते थे, लेकिन किसी ना किसी वजह से उनका पूरा पोटेंशियल यूज ही नहीं कराया गया। कुछ मोमेंट्स जल्दी खत्म हो गए, कुछ कैरेक्टर्स को प्रॉपर डेवलपमेंट ही नहीं दिया गया, और कुछ स्टोरी लाइन्स को उतना एक्सप्लोर ही नहीं किया गया जितना हम फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि एमसीयू अभी खत्म नहीं हुआ, सीक्रेट वॉर्स आने वाली है और म्यूटेंट्स भी आने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी भी मल्टीवर्स सागा चल रही है। इसलिए कौन जानता है, शायद मार्वल फ्यूचर में इनमें से कुछ गलतियां सुधार दे और हमें वो मोमेंट्स दे दे जिनका हम फैंस सालों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से एमसीयू की सबसे बड़ी वेस्टेड अपॉर्चुनिटी कौन सी थी? कमेंट में मुझे जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।